आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रात के 9 बजे के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत। एक ऐसा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ऋषिकेश पाठक का जिसपे आपको रोजाना रात 9 बजे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है और मेरी कोशिश रहेगी आगे आपको बहुत कुछ मिले यहाँ पे, क्योंकि लगातार फिजिकल ट्रेनिंग के कारण मैं अलग अलग ऊर्जा लगानी पड़ती है और अलग टाइम को मुझे कनेक्ट करना पड़ता है, जिसको समझना है, जिसको एहसास करना है। तो उस तरीके से मैं टाइम नहीं दे पाता, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन जो कमिटमेंट किया था उसको पूरा करने के लिए मैं अपना सर्वोच्च निछावर करता हूँ। आपने महसूस किया होगा मैं सब कुछ देने के लिए तैयार रहता हूँ, ये मेरी साधना। इस कार्य से मुझे बेइंतहा मोहब्बत है। जब मैं आप लोगों से रूबरू होता हूँ, जब आप लोगों के बीच में होता हूँ, तो मुझे इसके अलावा फिर और कुछ नहीं चाहिए। आज बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी की जिंदगी पे। एक ऐसे कवि, एक ऐसे फिलोसफर जिन्होंने जिंदगी के मायनों को अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया था, और अपने शब्दों से जो अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य थी उनके अंदर, जो अपने कलम की ताकत से जो रचनाएं उन्होंने लिखी, युगों युगों तक वो जीवित रहेगी उनकी छवि बनकर। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इनकी एक कीर्ति कभी धूमिल नहीं होगी। आप समझ के देखिए मैं क्या कह रहा हूं। हर युग में एक युग पुरुष आते हैं, उस युग में भी एक युग पुरुष आए थे। बहुत कम देखने को मिलता है जब कोई सामर्थ्यवान भी असाधारण कामयाबी तक पहुंचने की जिद को ठान ले। बिल्कुल सही सुना आपने, बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, और आप ऐसी स्टोरीज भी सुनना पसंद करते हैं, जब कोई गरीब का बच्चा पढ़ लिख के मेहनत करके बहुत अमीर बन गया, बहुत आगे निकल गया। एक ऐसा इंसान जिसके रास्ते चारों तरफ से बंद दिख रहे थे और उसने मेहनत करके अपने रास्तों को खोला, अपनी जिंदगी को बदल दिया। आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जिंदगी को समझना बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कि एक मल्लाह के बेटे ने कैसे भारत के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया, कैसे मिसाइल मैन बने, कैसे पूरी दुनिया को उन्होंने एहसास करा दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मेरे अंदर जरूरत है, जुनूनियत है। तो उसी प्रकार बहुत कुछ होता है जब आप ऐसी कहानियों को समझने में अपना वक्त लगाते हैं, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब कोई असमर्थ समर्थवान बन जाता है, जब कोई मजबूर मजबूत बन जाता है। लेकिन जब कोई मजबूत परिवार से हो और उसके बाद जब उन ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचने का समर्थ जुटाए, तो यह भी कोई छोटी बात नहीं होती है। जनरली देखा गया है, बहुत सारे लोग अमीर बाप के बिगड़ैल बेटों की कहानी आपने सुनी होगी, सुना है ना? आप में से बहुत सारे लोगों ने कहानियां सुनी होगी, समझी होगी। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि अमीर बाप के बेटे अपने पिता के किए गए कीर्ति को बहुत दूर तक भी लेके जाते हैं। उनके पिता के मेहनत किए गए रास्तों को एक बेहतर मकाम तक पहुंचाते हैं। आप मुकेश अंबानी जी का ही एग्जाम्पल देख लीजिए। धीरू भाई अंबानी जी बहुत अमीर नहीं थे, शुरुआत में बहुत गरीबी देखा उन्होंने, संघर्ष किया, मेहनत किया, समझा, बिजनेस के सिद्धांतों को महसूस किया। पेट्रोल पंप की कहानी उनकी आप सभी जानते हैं। वहां से इतने बड़े सल्तनत को खड़ा किया, रिलायंस जैसी इंडस्ट्री खड़ा कर दी, पूरे दुनिया को एहसास करा दिया कि हमारे अंदर जो सामर्थ्य है वो दुनिया को सोचना पड़ेगा। अब बारी थी सोने के चम्मच लेकर पैदा हुए दिग्गज को पूरे मोर्चा को संभालने की। अनिल अंबानी भी थे, मुकेश अंबानी भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन किसी को थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई लगातार ग्रो करता रह गया, कोई अपने पिता के सिद्धांतों का निरंतर अनुपालन करते गया, माता पिता के बताए गए निर्देशों का अनुपालन करता रह गया, और कोई अपनी जिंदगी को अमीर बाप के बिगड़ेल बेटे की तरह जीना स्टार्ट किया। और रास्तों आपको पता है कि अनिल अंबानी अभी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है। मैं ये नहीं कहता कि वो अमीर से गरीब बन गए, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि तरक्की को अगर देखना है, समझना है, तो आप मुकेश अंबानी जी से भी सीख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी की जिंदगी के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस युग में भी एक युग पुरुष के समान थे, क्योंकि ये इतने कमजोर परिवार से नहीं थे। इनके परिवार में कलाओं का मतलब समझिए कि मां सरस्वती की असीम कृपा थी इनके पूरी खानदान पे। वहां से जिंदगी की सफर की शुरुआत होती है, और उस युग की बात है
जिस युग में बहुत सारी प्रथाएं हमारे भारत को, इस दुनिया को एक अलग तरीके से जंजीरों में जकड़ चुकी थी। ये बात है 7 मई 1861 को कोलकाता में जन्मे, यानी कि भारत में जन्मे एक महान योद्धा की। उन्हीं का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनका जन्म होता है और जन्म के बाद जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते, बहुत सारे ऐसे पदवियां इनको जन्म के साथ ही मिल जाती हैं, क्योंकि इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी एक प्रमुख बंगाली समाज सुधारक थे। समाज सुधारक, बंगाली समाज सुधारक, बहुत महत्व रखता है ये बात, ये लाइन। उस वक्त जो ब्रह्म समाज के संस्थापक की जो श्रेणियां होती हैं उसमें से कहीं ना कहीं उनकी गिनती होती थी। ब्रह्म समाज की जो उसकी संस्थापना हुई थी, उसको एक दिशा देने का कार्य किया था इनके पिता ने, उसमें एक अहम भूमिका निभाई थी। शुरुआत हुई जिंदगी, आप इमेजिन करिए कि एक जमाने में जहां शिक्षा का इतना बड़ा अभाव हुआ करता था, बहुतों की जिंदगी में, आप 1861 में या उसके 10 साल आगे या 10 साल पीछे जन्म लिए हुए लोगों की जिंदगियों पे जब अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यकीनन ये रविंद्रनाथ टैगोर जी युग पुरुष ही थे कि जो इन्होंने करने का उस वक्त सोचा था, कोई सोच कर भी नहीं सोच सकता था। समझिए कितनी बड़ी शिक्षा हमें मिल सकती है इनकी जिंदगी से, और कितनी बड़ी सबक हमें मिल सकती है कि आज सारी सुविधाएं, सारा सामर्थ्य होने के बाद भी हम परिस्थितियों में उलझे हुए होते हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे होते हैं, मतलब जिंदगी को उस तरीके से नहीं कनेक्ट कर पाते। उस वक्त में प्रारंभिक शिक्षा तो गुरुकुल में हो गई। गुरुकुल में होना बहुत बड़ी बात नहीं थी, और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात भी थी। परिवार इतना कमजोर नहीं था कि गुरुकुल में नहीं पहुंचा सकते, और परिवार इतना ज्यादा चिंतित भी नहीं था इन विषयों पे कि टैगोर जी की जिंदगी को किस तरीके से दिशा निर्देशित करना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, गहराई को आप समझ पाए। बातें समझ में आए ना समझ में आए, गहराई जरूर समझ में आए। उन परिस्थितियों में गुरुकुल में जहां से शिक्षा प्रारंभ होती है, जहां पे उन्होंने संस्कृत भाषा को बेहतर तरीके से पकड़ना स्टार्ट किया। दुनिया की सारी भाषाओं का जो सृजन हुआ है, उन सृजन का स्रोत अगर ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आप मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे कि मैं क्या कहने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनके परिवार के लोगों को ये कहीं ना कहीं इसकी जानकारी थी, इनको अंदाजा था कि संस्कृत की क्या महत्ता है और क्या इंपॉर्टेंस। संस्कृत भाषा में जब अध्ययन कराया गया, उसके बाद जो कहानी शुरू हुई जिंदगी की, वो अद्वितीय थी, अकल्पनीय थी। उस वक्त लोग अंग्रेजों से बात करने में हेजिटेट होते थे, आप समझ रहे हैं। उस वक्त लोग जहां बड़े बड़े विदेशियों से, बड़े बड़े दिग्गज विदेशियों से साक्षात्कार करने में, अपनी बातों को रखने में हेजिटेट होते थे, वहां इस युग पुरुष, इस योद्धा ने इतने बड़े बड़े लैंग्वेजेस में अपनी कमांड स्थापित की जो लोग सोच भी नहीं सकते। आपको मैं कैसे समझाऊं और आपको कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी एहसास कराने की कोशिश करता हूं। इन्होंने बांग्ला, क्योंकि इनकी मातृभाषा थी, बंगाली मातृभाषा है, तो बांग्ला लिखना पढ़ना बोलना तो ये सीख जाए, ये नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, ये होगा। लेकिन अंग्रेजी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अंग्रेजी में इतनी तगड़ी पकड़, यह मतलब जिंदगी को एक अलग दिशा देने वाली बात थी। और अंग्रेजी की इनकी इतनी पकड़, इनको अपनी दुनिया के हर कोने में अपने शब्दों की अभिव्यक्ति की आजादी देती थी कि अगर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, अगर मैं अंग्रेजी लिख सकता हूं, अगर मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, तो मैं अंग्रेजों को भी अपनी मनस्थिति को एहसास कराने का सामर्थ्य रखता हूं। मैं दुनिया के हर कोने में अपनी रचनाओं को पहुंचा सकता हूं। बहुत सारी चीजें थी जिनको, जो इनकी स्ट्रेंथ को एक अलग दिशा प्रदान करने वाली थी। अंग्रेजी बंगाली बहुत बड़ी बात नहीं थी। संस्कृत में तो पढ़ाई की थी, तो संस्कृत भी बहुत बड़ी बात नहीं थी। यहां तक तो सब कुछ कॉमन लग रहा था, आपको भी कॉमन लग रहा होगा। कौन सी बड़ी बात है यार इंग्लिश बोलना, ही इज एबल टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी हेजिटेशन, डॉट 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 डॉट, पूरा टेंशन फ्री। हाँ, कोई भी बोल सकता है, दुनिया की सबसे आसान भाषा है। बांग्ला भी बोल सकते हैं, संस्कृत भी बोल सकते,
मजा तो तब आया जब रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने दुनिया के अलग अलग भाषाओं पे अपनी कृतियों को स्थापित करने के लिए उन भाषाओं को सीखने का निर्णय लिया, और अंततोगत्वा उन भाषाओं को पूरी तरीके से सीख भी गए। मैं उन विदेशी भाषाओं की बात कर रहा हूं जिसकी बूते, जिसकी बदौलत अंग्रेजी और उन दोनों भाषाओं की बदौलत आप दुनिया के 77 देशों पर राज कर सकते हैं अपने शब्दों की बदौलत। राज करने का तात्पर्य हुकूमत नहीं, राज करने का तात्पर्य है अपने शब्दों की अभिव्यक्ति से लोगों को एहसास करा सकते हैं कि आपकी उपस्थिति उनके समाज में, आपकी उपस्थिति उनके देश में, उनके साम्राज्य में हो चुकी है, और आप अपने शब्दों को अपने अंदाज में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। उन्होंने फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज पे बहुत बड़े लेवल पे कमांड की। याद रखिए, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज की कंप्लीट शिक्षा लेने के बाद वो अब साधारण नहीं थे और साधारण श्रेणी में पहुंच चुके थे, और लगातार लगातार आगे बढ़ते गए ग्रोथ। अब लोगों को एहसास हो चुका था कि एक महान योद्धा का सृजन हो चुका है। प्रकृति कुछ ही लोगों को कुछ कार्यों के लिए चुनती है, और ऐसे ही कार्यों के लिए चुन लिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, और जिंदगी में एक अलग दिशा निर्देशित करने का वक्त आ चुका था। अब मौका भी था, दस्तूर भी था जिंदगी को एक अलग मकाम पर ले जाने की। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती, नाम तो सुना होगा ना आप सभी ने, विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी, और लोग उनको जानते हैं, जो अब ये शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है। उसी शांति निकेतन की स्थापना करने की बारी थी, उसकी शुरुआत की बारी थी, और वहां से रचनाओं को एक अलग दिशा देना था। जिंदगी में इतने ज्यादा मंथन करते थे वो, इतनी गहराइयों में उतरते थे, जिंदगी को इस तरीके से जीना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को समेट दिया था कि जिसकी वजह से वो ऐसी ऐसी रचनाओं को उतार पाए जिन रचनाओं को लोग एहसास करके जी उठते थे। मैं फिर ये लाइन दोहराना चाहूंगा, जिन रचनाओं को लोग देखकर, महसूस कर कर, पढ़कर जी उठते थे। इन्होंने बंगाली में, इन्होंने अंग्रेजी में इन रचनाओं को लिखा था, समेटा था, जिनमें कविताएं, कहानियां, नाटक, निबंध, संबोधन, इन सारे पहलुओं को उन्होंने एक अलग दिशा दिया, और उन पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया था। याद रखिए, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे भारत के प्रति, उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे प्यार, मोहब्बत, प्रेम को एक अलग दिशा दी थी। अपनी लेख में उन्होंने एहसास करा दिया था कि प्रेम क्या है, एहसास क्या है, धर्म क्या है, मनुष्यता क्या है। धर्म और मनुष्यता के मुद्दों को उठाना, और उस वक्त किस हद तक ये आवश्यक रही आप सभी महसूस कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एहसास कराया भारतीय धरोहर। आप इमेजिन कीजिए, भारतीय संस्कृति को एक दिशा देते हुए पूरे विश्व की यात्राएं करना, और पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को रिप्रेजेंट करना, ये छोटी उपलब्धि उस वक्त नहीं थी। रचनाएं तो इतनी प्रसिद्ध होती गई, इतने कार्य किए इन्होंने, इस तरीके से एक युग पुरुष का जन्म हुआ था। एक लेखक के तौर पर, एक कवि के तौर पर एक ऐसी क्रांति की शुरुआत की थी उन्होंने, जिसने पूरी दुनिया को एहसास करा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमने ठान लिया है तो। और उन्होंने कुछ भी करके दिखाया जब उन्होंने गीतांजलि की रचना की। उनकी प्रसिद्ध जो रचना रही है वो गीतांजलि रही है, जिसे 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सोचिए कि अंग्रेजों के द्वारा जब कोई किसी काव्य को, किसी कविता को, किसी रचना को जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाए तो कितनी बड़ी उपलब्धि थी उनकी। आप ये लोग परिकल्पना कर सकते हैं, आप सभी परिकल्पना कर सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वहां से सफर शुरू होता है, दिशाएं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा इन्होंने, पूरी जनता का प्यार मिलने लगा। कई लोग इनके साथ
थे तो कई इनके खिलाफ थे। मैंने बार बार कहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ समर्थक ही आपके हैं पूरी दुनिया में तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर आपके पास आलोचक हैं तो आपका जिंदगी रोचक हो जाएगा। आलोचक का साथ तो समझिए कि जिंदगी रोचक होना तय है, और जहां आलोचक नहीं है तो वो जिंदगी का आनंद नहीं है। निंदक नियरे राखिए, सुना होगा आपने। तो ये दौर से इन्हें भी गुजरना पड़ा। ऐसे कोई इंसान नहीं रहे हैं जो बिल्कुल अपनी जिंदगी को एकदम एक ही धारे में चलते रहे हो, नहीं। कभी धूप तो कभी छांव, जिंदगी तो यही है, कभी दिन है तो कभी रात है। आज रात है तो कल सुबह होगी ही होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। और आज अगर सुबह है तो कल शाम होगी ही होगी, आज शाम होगी ही होगी, इसे भी कोई रोक नहीं सकता। वास्तविकता में ना कामयाबी आपकी परमानेंट है, ना नाकामयाबी आपकी परमानेंट है। हर एक परिस्थितियां कभी भी परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए जब बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाओ तो इतराना मत मेरे दोस्त। और कभी भी जिंदगी में जब पूरी तरीके से हताश हो, जिंदगी में कोई सहारा नहीं मिल रहा है, सभी साथ छोड़ रहे हैं, तो हताश मत हो जाना कि अब मेरी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। क्योंकि हर अंधकार के बाद एक सवेरे का जन्म होता है, और हर सवेरे के बाद एक संध्या बेला का भी जन्म होता है। आपको समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। हमें रविंद्रनाथ टैगोर जी की जिंदगी से बहुत कुछ देखने को, सीखने को, समझने को, महसूस करने को मिलता है। उनकी जो विचारधाराओं की मैं बात करूं तो सबसे बेहतर विचारधारा जो मुझे समझ में आई थी, उन्होंने समाज में महिला शिक्षा और समानता को इस लेवल से प्रोत्साहित किया था कि लोगों में एक क्रांति की बिगुल बज चुकी थी। यकीन मानिए, शिक्षा और समानता, महिलाओं में शिक्षा और समानता की बातें उस वक्त नहीं हुआ करती थी जिस वक्त की रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की थी। आप जरा इमेजिन कीजिए, हमारे ही हिंदुस्तान में कभी किसी जमाने में यह हालात भी हुआ करते थे। आपने कहानियां जरूर सुनी होगी अपने बुजुर्गों के मुखारबिन से, या इतिहास अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि जब पति मरते थे तो पत्नी को चिता पर ही लिटा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। बहुत सारी ऐसी हमारी प्रथाएं रही है जहां पे शिक्षा और समानता की बात तो दूर की बात है, लगता था कि किसी जानवर को आपने संभाला है। माफी चाहूंगा इस शब्द के लिए, लेकिन हकीकत यही है। क्रूर व्यवहार हुआ करता था। बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जहां पे कुछ जननायकों का, कुछ लेखकों का, कुछ बड़े बड़े महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने आज इस मकाम तक हमारी माताओं बहनों को पहुंचा दिया है कि आज समान शिक्षा और समानता की बात क्या की जाए, हर एक क्षेत्र में हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां बहुत बड़े लेवल पर तरक्की कर रही हैं। आज भारतीय वायुसेना में भी पहली बार लड़ाकू विमान उड़ाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया एक महिला ने। आपने महसूस किया, हर एक क्षेत्र में, दुनिया के ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आज हमारी माताएं बहनें नहीं हैं? हर एक क्षेत्र में कीर्तिमान। भारत को प्रथम राष्ट्रपति के तौर पे भी देखने को मिल गया था। आपने महसूस किया होगा, अभी भी हमारी महिला राष्ट्रपति ही हमारे भारत को एक दिशा निर्देशित कर रही हैं, सर्वोच्च पद पर विराजमान होकर। आप महसूस करिए, बहुत बड़े लेवल पे आज महिला को एक अलग लेवल मिला है, आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन बिगुल किसी जमाने में बजा था। ये एक दिन की लड़ाई नहीं थी, एक दिन का संघर्ष नहीं था कि आज इस मकाम तक। आज भी हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे घूंघट की बहुत तगड़ी वाली प्रथा है। महिलाएं घूंघट घुटने तक लेकर चली जाती हैं, ऐसी भी स्थिति है बहुत जगहों पर। मैंने महसूस किया है, देखा है। भारत के कुछ शहर ऐसे हैं, राजस्थान के इलाके में कुछ जगहों पे आप पहुंच जाएंगे तो वो बहुत मतलब अलग पैटर्न है। आज भी बहुत सारे हरियाणा के इलाके में चले जाएं, आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे पुरानी परंपराओं को लगातार चलाया जा रहा है। अगर आप निकाल के देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा, महसूस होगा। तो इतने बड़े लेवल पे हमारे योद्धा ने बिगुल बजाया था, अपनी तैयारी की थी। याद रखिए, टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर साधारण इंसान नहीं थे, असाधारण व्यक्तित्व थे, जिनका मिशन, जिनकी जो संरचनाएं थी बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया के समक्ष आई। नोबेल पुरस्कार तक पहुंचना एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित की थी। आज भी बहुत सारी रचनाएं इनकी आपने पढ़ी होंगी, और आज भी हिंदी साहित्य में, हिंदी में
बहुत सारी रचनाएं आपको इनकी देखने को मिलेगी। जब आप पढ़ते हैं, आप बड़े बड़े लाइब्रेरी में पहुंचेंगे तो आप इनकी रचनाओं को पढ़कर आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे और आपके अंदर एक अलग उम्मीद की किरण जागती हुई नजर आएगी। आज उस वक्त की लिखी हुई रचनाएं आपके आज हृदय में कोतूहल मचाने का सामर्थ्य रखती हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। याद रखिए, जिंदगी में उनके बहुत सारे ऐसे गीत रहे हैं, ऐसी रचनाएं रही हैं जिन्होंने कला पर आधारित होकर लोगों को कला के मायने सिखा दिए बहुत बड़े पैमाने पे। विश्वविद्यालयों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इनकी रचनाओं को बिल्कुल अलग तरीके से स्थापित किया गया, पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। आप समझिए, अपनी पाठ्यक्रम में अपने चैप्टर वाइज इनकी कविताओं को, इनकी कहानियों को प्रस्तुत किया जाता है। आप जरा इमेजिन करिए किस तरीके से इन्होंने अपनी जिंदगी को जिया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी जिंदगी को बहुत सरल तरीके से और बड़े अलग मोड में जीते रहे। कभी भी जरूरतों की जिंदगी को स्वीकार नहीं किया, चाहतों की जिंदगी जीने के लिए निरंतर कर्तव्यनिष्ठ रहे। लोगों को सीमित रहने की बात कभी इन्होंने नहीं की, असीमित लेवल पे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने की वकालत करते रहे और लोग उस मकाम तक पहुंचे भी इनकी रचनाओं को देखकर, इनके व्यक्तित्व को समझकर। और इसी सफर में लगातार मेहनत करते हुए भारत की आजादी से 6 साल पहले, भारत की आजादी से 6 साल पहले टैगोर साहब 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उनकी रचनाएं और उनका विचार रग रग में लोगों के दिलों में बस रहा है, जिन्होंने भी उनकी रचनाएं पढ़ी हैं, जिन्होंने भी महसूस किया है। तो अगर आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी की जिंदगी से रिलेटेड ये सारी बातें अगर कुछ हद तक प्रेरित करती हो और आपको लगता हो कि भारत के उत्थान में उन्होंने कुछ हद तक अपनी भूमिका अदा की है, कुछ बेहतर किया है, तो मैं चाहता हूं कि ये ट्रेनिंग, ये वीडियो आप अपने तमाम साथियों तक फॉरवर्ड करें। ये लाइव ट्रेनिंग मैंने आपको दी है, अभी आपको दिख रहा होगा, ये मैं लाइव हूं आप लोगों के बीच में। आप लोग अपने सवाल भी रख सकते हैं और लगातार मैं आपके लिए अलग लेवल से ट्रेनिंग लेकर आता रहूंगा। बस आप लोग का प्यार, आशीर्वाद, साथ चाहिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए और अपने तमाम ग्रुप में फॉरवर्ड करिए जिन्हें लगता है कि आपके अपने हीरोज को जानने के बाद उनके अंदर भी एक अलग हौसला आएगा। तो आप उन्हें जरूर इस ट्रेनिंग के बारे में, इस वीडियो के बारे में बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं के बारे में अनेकों लोगों ने अलग अलग अंदाज में प्रस्तुतिकरण दी है, लेकिन मैंने अपने सामर्थ्य से, अपनी सीमित बुद्धि से एक अलग प्रकार की एक ट्रेनिंग मॉड्यूल को जन्म देने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। अगर कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट के ऑप्शन में छोड़ सकते हैं और आप लोग का प्यार, आशीर्वाद यूं ही बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं और आज की ट्रेनिंग को यहीं पे स्थगित करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं।